नमस्कार और आपका स्वागत है एपिसोड 20 में राशि चक्र में प्लूटो। आज हम अधिक विस्तार से जानेंगे कि आपके राशि चक्र में प्लूटो या आपके कुंडली में प्लूटो राशि कैसे ढूंढें और इसका क्या अर्थ है। इसलिए आज मैं इस विषय की शुरुआत ग्रीक मिथक की एक प्रसिद्ध और रोचक कहानी से करना चाहूंगी, यानी हेडीज, डेमेटर और परसेफोन की कहानी से, जो प्लूटो को, जिसे हेडीज के समान माना जाता है, बेहतर और गहराई से समझने के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे हम उसकी विशेषताओं को वास्तव में आत्मसात कर सकते हैं, हाँ, उसकी असलियत को निकाल सकते हैं, क्योंकि तब आप इसे अपने लिए और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर अर्थों को किसी एकल श्रेणी में नहीं डालना पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह की कहानियां हमें विषय को समझने में और भी अधिक मदद करती हैं। ये कहानी डेमेटर के बारे में है, जो उर्वरता और पृथ्वी की देवी हैं, जिन्हें राशि चक्र में कन्या के समान माना जाता है। डेमेटर को प्राचीन काल में कृषि, फसलों और हरियाली की देवी के रूप में भी पूजा जाता था। फिर परसेफोन, उनकी सुंदर और प्रिय बेटी, जिसे राशि चक्र में तुल्ला के समान माना जाता है, की कहानी आती है। और अंत में हेडीज, जो अंडरवर्ल्ड के शक्तिशाली देवता हैं और जिन्हें ग्रह प्लूटो के समान माना जाता है, की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। डेमेटर, जो कि कृषि और फसलों की देवी मानी जाती हैं, यानी सुंदर और प्रिय परसेफोन की माँ, सिसिली के एन्ना नामक स्थान में पेरागुसा झील के पास अपनी प्यारी बेटी के साथ रुकी हुई थीं। वे दोनों वहीं पर शांति से रहते थे। और हाँ, वह वहाँ की देवी थीं, खासकर सभी किसानों के लिए, और यह सुनिश्चित करती थीं कि फसलें अच्छी हों और लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त हों। उनकी सुंदर बेटी परसेफोन, जिसे तुल्ला राशि के समान माना जाता है, प्रकृति से बहुत प्यार करती थी और वह नियमित रूप से झील पर जाती थी, यानी पेरागुसा झील पर, जो एन्ना में स्थित है। वैसे यह ठीक उसी जगह के पास है जहां मैं रहता हूं, क्योंकि मैं सिसिली में रहता हूं। हाँ, और वह वहाँ नियमित रूप से जाती थी क्योंकि उसे प्रकृति से प्यार था, फूल तोड़ने के लिए, झील को देखने के लिए और वहाँ अपना समय बिताने के लिए। और उसकी अद्भुत सुंदरता की चर्चा तो अंडरवर्ल्ड तक पहुँच गई थी, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के देवता तक भी। उसे खुद अपनी आंखों से देखना था कि आखिर वहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। क्या यह सच है कि यह स्त्री सचमुच इतनी सुंदर, आकर्षक और मनमोहक है, और उसने पेरागुसा झील के ठीक पास ही धरती को 2 हिस्सों में गहराई तक चीर दिया ताकि वह सतह पर आ सके, और फिर वह सीधे परसेफोन के सामने खड़ा हो गया ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि क्या वह सच में सुंदर है। वह सेकंडों में उसे प्यार कर बैठा, क्योंकि वह सचमुच सांस रोक देने वाली सुंदर थी, और उस पर इतना मोहित हो गया कि उसने उसे तुरंत अगवा कर लिया। तो उसने उसे धरती के उस दरार से अपने साथ ले लिया, दरार को फिर से बंद कर दिया और उसे अंडरवर्ल्ड में ले जाकर अगवा कर लिया। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ डेमेटर, हाँ, वह तो उसे ढूंढ ही रही थी, क्योंकि कई दिन बीत चुके थे और उसकी खूबसूरत बेटी अचानक ही उसके पास से गायब हो गई थी। वह ढूंढती रही लेकिन उसे नहीं मिली, और इससे वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने हड़ताल शुरू कर दी और कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ। अगर मुझे बेटी नहीं मिलती और कोई मदद नहीं करता, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि अब कुछ भी न उगे और फसलें खराब हो जाएं। फिर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होगा। हाँ, और फिर बात ज्यूस तक पहुंची, जो कि बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, जो सब कुछ ठीक रखता है, सब कुछ समन्वित करता है, यानी देवताओं की सभा में व्यवस्था बनाए रखता है। हाँ, और फिर वह आया और जानना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे यहाँ यह खतरा दिख रहा था कि इंसानों को अकाल का सामना करना पड़ सकता है, और उसने कहा कि वह यहाँ मदद करेगा। और फिर ऐसा हुआ कि सूर्य देवता की बदौलत यह पता चला कि वास्तव में हेडीज, जो पाताल लोक का देवता है, ने उनकी सुंदर बेटी का अपहरण कर लिया था। ठीक है, इसके बाद उसने सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखा, और वह जानना चाहता था कि वहाँ दरअसल क्या हो रहा है और क्यों उसने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था। और फिर यह पता चला कि परसेफोन असल में वापस आ सकती थी जब उसे ढूंढ लिया गया था, जब पता चल गया था कि वह कहाँ है। लेकिन उसने अनार का स्वाद थोड़ा सा छक लिया था, या असलियत में खा लिया था, जो हेडीज ने उसे दिया था। और अनार प्रतीकात्मक रूप से अन्य बातों के अलावा यौन जागृति, शक्ति और कामुकता का प्रतीक है। हाँ,
और यहाँ से हम निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हेडीज ने अपने चुंबकीय, अत्यंत आकर्षक और पूरी तरह से अप्रतिरोध्य आकर्षण से उसे बहकाया, और हमारी प्यारी परसेफोन, हमारी तुल्ला, शायद इसका वास्तव में विशेष रूप से थोड़ा सा और विरोध नहीं कर सकी, जिससे ये हुआ कि वह ठीक है, वह पूरी तरह से वापस नहीं जा सकी, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अगर कोई एक बार अधोलोक का स्वाद चख ले तो वह हमेशा के लिए उससे बंधा रह जाता है। हाँ, और फिर कहानी का अंत यह हुआ कि ज्यूस ने कहा, ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे ही करेंगे। अब से परसेफोन वसंत और गर्मी अपनी माँ के साथ पृथ्वी पर बिता सकती है, जबकि शरद और सर्दी के मौसम में उसे फिर से अधोलोक में हेडीस के पास लौटना होगा, जिसने अब तक उसे अपनी पत्नी बना लिया था। हाँ, और फिर ऐसा ही हुआ कि तब तुला, जो कि हाँ ऐसा कहा जाता है कि उसे निर्णय लेने में अक्सर कठिनाई होती है या वह दो ध्रुवों के बीच झूलती रहती है, जैसा कि खुद तुला का चिन्ह भी दर्शाता है, यह इधर उधर झूलना, कि उसने वसंत और गर्मी अपनी माँ के साथ पृथ्वी पर बिताई और शरद और सर्दी अधोलोक में बिताई। और इसी के साथ ऋतुओं का चक्र भी जन्मा, जो हर साल दोहराया जाता है, क्योंकि जब परसेफोन वसंत में ऊपर आती है तो डेमेटर खुश होती है, प्रकृति खिल उठती है। लेकिन जब वह शरद ऋतु में फिर से नीचे चली जाती है तो डेमेटर शोक मनाती है और प्रकृति सिमट जाती है। और हेडीस, प्लूटो ने सच में यह कर दिखाया कि अपहरण के माध्यम से परसेफोन को अधोलोक की रानी बना दिया, यानी उसकी परसेफोन के लिए जुनूनी लेकिन सच में गहरी प्रेम भावना के कारण, और साथ ही उसके अद्भुत आकर्षण के कारण भी। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति, उसकी तेज तर्रार बुद्धि और उसकी वह प्रतिभा जिससे वह प्रबल इच्छा और लालसा जगा सकता है। और ठीक इसी वजह से प्लूटो का दूसरा पहलू सत्य के लिए भी खड़ा होता है। वह प्रयास है, वह प्रलोभन है, लेकिन साथ ही आत्मधोखे का भी प्रतीक है। अगर कोई प्लूटो ऊर्जा पर हावी होना चाहता है तो उसे खुद के प्रति सच्चा रहना होगा, खुद को बेचना नहीं चाहिए, अपनी आंतरिक सच्चाई के प्रति वफादार रहना चाहिए। और प्लूटो इस पर कई बार परीक्षा लेता है, बार बार परीक्षा लेता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नर्क से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वह तो आपको निश्चित रूप से करना ही होगा। उदाहरण के लिए दांते भी यही कहते हैं, और कई अन्य ग्रंथों में भी लिखा है कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए नर्क से गुजरना पड़ता है। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए नर्क से होकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अंततः यह कुछ और नहीं बल्कि अपने ही आंतरिक अंधेरे से आमने सामने होने जैसा है, क्योंकि यहीं पर सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके लिए प्लूटो भी जाना जाता है। इसमें हम चाहे जो भी हो डटे रहते हैं, क्योंकि इसी तरह हम अपने भीतर छिपी चीजों को उकसाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम सामान्यतः हर उस चीज का उपयोग करते हैं जो इसके लिए आवश्यक हो सकती है, और यह वास्तव में हमारा बिल्कुल सामान्य रोजमर्रा का जीवन है। हर दिन, चाहे वह काम में हो, परिवार में या दोस्तों के साथ, इसका उपयोग किया जा सकता है। यही वह बात है जो गुरजेफ ने भी कही थी। उन्होंने कहा था, रास्ता हर दिन इसी पल में है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। और यही है हमारा रोजमर्रा का जीवन। यही हैं वो चिढ़ाने वाले थोड़े शरारती सहकर्मी, चिल्लाते हुए बच्चे, बॉस या जो भी हो। मेरा मतलब है, हर किसी के पास ये परिस्थितियां होती हैं और इन्हीं का हर दिन उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में तनाव छुपा होता है। इसी तनाव में वही रूपांतरण की शक्ति छुपी होती है, और यही वह चीज है जिसकी हमें अपनी आगे की विकास यात्रा के लिए जरूरत है। क्योंकि आखिरकार यही होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जो हमें ट्रिगर करता है, हाँ, और हम शायद इस वजह से बुरा महसूस करते हैं या परेशान हो जाते हैं या जो भी हो, तब ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मैंने इस बारे में पहले भी आपके राशि चक्र में मंगल वाले वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक मैं नीचे फिर से दूंगी। वहां दरअसल यही बताया गया है कि कैसे कुछ खास परिस्थितियों में ऊर्जा नष्ट होती है। बिल्कुल, यहाँ कई तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं।
और यहाँ सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, हर टकराव का उपयोग किया जाता है। पूरा रोजमर्रा का जीवन ही इन तनावों का सामना करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम इन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हम सिर्फ इसी तरह ऊपर उठ सकते हैं। वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। खुद को शुद्ध करने के लिए हमें इस तनाव की जरूरत होती है। शास्त्रों में भी अक्सर कहा गया है कि अंधकार असल में प्रकाश के लिए ही काम करता है, यानी हम अंधकार का भी अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। और इसके लिए हमें न तो झूठ बोलने की जरूरत है, न ही पाखंडी बनने की या कुछ और करने की, क्योंकि अगर हमारे पास हिम्मत है या कहें कि साहस है स्थिति का सामना करने का, चाहे वह कुछ भी हो, बस अपने लिए मजबूती से खड़े रहने का, खुद को न बेचने का, चाहे कुछ भी हो, तो एक अविश्वसनीय तनाव पैदा होता है। और अगर हम इस तनाव को सहन कर सकते हैं, बस खुद के प्रति पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार रहकर, तो यह वास्तव में बहुत बड़ी बात है। जो भी हो, हम खुद को रूपांतरित कर लेते हैं, अनिवार्य रूप से इसी तनाव के कारण। असल में यही है सफल रूपांतरण का असली और गहरा रहस्य। हाँ, साफ शब्दों में कहें तो हम इसी पर निर्भर हैं, बिना टकराव के, बिना ट्रिगर के, बिना। अगर साल भर की बेवकूफ़ी भरी स्थिति न हो तो हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब यह भी है कि हमें इसे पूरी तरह से अलग नज़रिए से देखना होगा। हमें समस्याओं को अब समस्याओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि रूपांतरण के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जब हम यह लंबे समय तक करते हैं, जब तक कि चीज़ें सतह पर न आ जाएं, यह वास्तव में बहुत आसान है। बस यह देखना है कि मुझे क्या परेशान करता है, क्या मुझे ट्रिगर करता है। हाँ, वैसे भी ऐसे मौके हमेशा मिल जाते हैं और आमतौर पर यह सब काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। और हाँ, और एक समय ऐसा आता है जब आप उस पिघलाव बिंदु तक पहुंच जाते हैं। और असल में बात भी इसी की है कि आखिरकार उस पिघलाव बिंदु तक पहुंचना ही मकसद है। इसका मतलब है कि आप तब तक रूपांतरण करते रहते हैं, तब तक आत्म अल्केमी करते रहते हैं, जब तक कि वह बिंदु नहीं आ जाता। और यही वह बिंदु है जहां पूर्णता प्राप्त होती है, जहां आप कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, या दूसरे शब्दों में अपनी ऊर्जात्मक संरचना को स्थायी रूप से बदल देता है, स्थायी रूप से एक उच्च आवृत्ति पर ले जाता है। और ऐसी अनगिनत परंपराएं, शास्त्र और कथाएं हैं जो इसके बारे में बात करती हैं या इसका वर्णन करती हैं। उदाहरण के लिए जुड़वां आत्मा का मार्ग, शिव और शक्ति, जो तांत्रिक परंपरा से है, यह एक बहुत ही सुंदर परंपरा है और उन सभी के लिए अत्यंत अनुशंसित है जो जुड़वां आत्मा के मार्ग में रुचि रखते हैं। वैसे मैंने इस विषय पर एक वीडियो भी बनाया है, बिल्कुल, उसका लिंक भी मैं नीचे विवरण में जोड़ दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से और भी रास्ते हैं, जैसे बुद्ध का मार्ग, लाओ त्जू का मार्ग, या हर्मीस ट्रिसमेजिस्टस, रूमी या सूफी रहस्यवाद। ये सभी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग परंपरागत शिक्षाएं हैं, जिनका उद्देश्य कुछ और नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण, आंतरिक पवित्रीकरण है, ताकि हम इस नए ऊर्जावान अवस्था को प्राप्त कर सकें। हाँ, और हम भी ठीक यही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ प्राचीन ज्योतिष को अपने मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल्कुल उसी लक्ष्य के साथ, खुद को एक नई अवस्था में पहुँचाने के लिए, उसी लक्ष्य के साथ संपूर्णता प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे कुंडली में प्लूटो कहाँ स्थित है। हाँ, और वहाँ उसका क्या अर्थ हो सकता है। अगर तुम्हारे पास अभी तक अपनी कुंडली नहीं है और शायद तुमने अभी अभी वीडियो देखना शुरू किया है, तो नीचे वीडियो विवरण में एक लिंक मिलेगा, एक पता है दूसरे वीडियो का, अपनी खुद की कुंडली बनाओ, उस पर क्लिक करो और मेरे साथ मिलकर अपनी खुद की कुंडली बनाओ। इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और हाँ, फिर तुम वापस यहीं आ जाना थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो कहाँ था। कृपया ये बात याद रखना, और ये हम पता लगाएंगे जब हम तुम्हारी कुंडली बनवाएंगे। यह बिल्कुल मुफ्त है और इसका लिंक नीचे विवरण में मिलेगा। और वैसे एक और नई बात भी है, और वह ये है कि अब नए सफ़ेद पन्ने आ गए हैं, जिनकी मैंने पहले एक और एपिसोड में घोषणा की थी। इसका मतलब है आज भी हमारे पास हमेशा की तरह प्लूटो के राशि चक्र वाले पन्ने हैं।
जो लोग पहले से नियमित रूप से देख रहे हैं उन्हें ये पहले ही भेजे जा चुके हैं। बाकी सभी जो नए हैं या आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें ये ईमेल के जरिए मिलेंगे। आपको नीचे प्लैनेट लिस्ट्स के लिए भी एक लिंक मिलेगा। उनमें से एक ये है जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं, प्लूटो लिस्ट। यह भी स्वाभाविक रूप से शामिल है। यह अब आखिरी सूची होगी, लेकिन इस सूची के अलावा अतिरिक्त रूप से सफ़ेद पन्ने भी हैं जो कुछ इस तरह दिखते हैं, यानी ये अभी भरे नहीं गए हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि आप सभी वीडियो 10 ग्रहों के वीडियो देखने के बाद अपनी खुद की अर्थों को फिर से साफ साफ एक खाली पन्ने पर लिख सकें। ये इस तरह काम करता है कि आप ऊपर देखते हैं राशि चक्र के चिन्हों के प्रतीक जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, और अब आप अपने कुंडली में देखते हैं कि मेरी सूर्य कहाँ स्थित है। सूर्य इस उदाहरण कुंडली में वृषभ में स्थित है, वृषभ के खंड में। यह प्रक्रिया आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और ग्रहों की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिससे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण और भी अधिक गहराई से कर सकते हैं। और फिर आप वह पन्ना लेते हैं और यहाँ सूर्य के लिए यानी पहली कॉलम में, उसके बगल में ग्रह राशि चिन्ह यानी व्यावहारिक रूप से राशि चिन्ह की कॉलम में उसका प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से भरते हैं। और मेरे मामले में ये वृषभ का प्रतीक चिन्ह है। थोड़ा सा ध्यान देकर ये कुछ इस तरह दिखता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के साथ भी बिल्कुल वही प्रक्रिया की जाती है। आप कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ है। मेरे मामले में वह यहाँ वृश्चिक में है। ऊपर दिए गए राशि चिन्हों में थोड़ा ध्यान से देखें कि वृश्चिक कहाँ स्थित है। ये यहाँ का प्रतीक है। और फिर आप इसे यहाँ भरते हैं। चंद्रमा राशि चिन्ह वृश्चिक में स्थित है और यहाँ आप वृश्चिक लिखते हैं और उसका प्रतीक यहाँ भरते हैं। और इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर किसी के लिए यहाँ उज्ज्वल पक्ष क्या है, व्यावहारिक रूप से वहाँ क्या चल रहा है, उसमें क्या अच्छा है, क्या बना रह सकता है या और भी बेहतर किया जा सकता है, और छाया पक्ष क्या है, क्या इतना अच्छा नहीं चल रहा, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और इसके लिए अब ख़ास तौर पर इस वीडियो के साथ कुल 10 वीडियो हैं, जैसे कि हर ग्रह के लिए एक अलग वीडियो विशेष रूप से बनाया गया है। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट पर आपको अतिरिक्त अर्थ भी दिए गए हैं जो इस तरह दिखती है। आपको नीचे विवरण में लिंक भी मिलेगा। वहाँ लिखा है अतिरिक्त अर्थ, अतिरिक्त ग्रह चिन्हों के अर्थ, और वहाँ आपको सभी ग्रहों की पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। फिर से सभी अर्थों, संभावित अर्थों के साथ सूचीबद्ध। और वहाँ बस इतना करना है कि यहाँ क्लिक कर दें। अब मान लीजिए हम बुध को लेते हैं और देखते हैं, हाँ मेरे अंदर बुध कहाँ है। हाँ, अब मान लेते हैं कि वह कन्या राशि में है, तो आप यहाँ क्लिक करते हैं प्रकाश पक्ष, और फिर यहाँ बहुत सारे उदाहरण आते हैं, हाँ, जो कि उपयुक्त हो सकते हैं। और वहाँ आप फिर से देख सकते हैं, खुद को फिर से प्रेरित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ क्या उपयुक्त हो सकता है, ताकि हर कोई अपने लिए सबसे अधिक सटीक गुण खोज सके। और ये 9 सफ़ेद पन्ने आपको ठीक उसी पेज पर मिलेंगे जहां अन्य ग्रह चिन्ह वाले पन्ने, ग्रह चिन्ह PDF भी मिलते हैं। वे नीचे विवरण में भी लिंक किए गए हैं। ये निश्चित रूप से अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं उन दर्शकों के लिए जो जर्मन नहीं बोलते, और आप इन्हें संबंधित अन्य भाषा के वीडियो में भी हमेशा नीचे विवरण में पाएंगे, यानी फिर अंग्रेजी में। और यह बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आप इसे अभी भरें, अभी ध्यान से देखें और अपने लिए सबसे उपयुक्त चीज़ चुनें, क्योंकि हमें ये अब चरण 1 से ही चाहिए होंगे, क्योंकि अगले वीडियो में संबंधों, पहलुओं की बात की जाएगी। हाँ, और फिर चरण 1 भी अब दरवाजे पर ही है, जहां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी हर दिन ये देखेंगे कि चंद्रमा हमारे भावनाओं और दिनचर्या को कैसे प्रभावित करता है। और इसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि ग्रह और राशियां हमें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्लूटो के साथ राशियों में, और यह ऊर्जा और परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। यह तीव्रता के लिए, गहराई के लिए, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया था, हाँ,
कामुकता, शक्ति, सच्चाई के लिए भी है। और प्लूटो का प्रतीक यही है जिस पर मैं अभी माउस घुमा रहा हूँ। और कुंडली में यहाँ यह वही प्रतीक है। मेरे उदाहरण कुंडली में यह तुला में है, तुला के खंड में। लेकिन हम हमेशा की तरह मेष से शुरू करते हैं। और अगर तुम्हारा नहीं, प्लूटो का प्रतीक यानी यही जिस पर मैं अभी माउस घुमा रहा हूँ, अगर ये तुम्हारे लिए यहाँ इस खंड में, मेष के इस 30 डिग्री खंड में स्थित है, तो तुम्हारा प्लूटो राशि मेष है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो लाल मेष दिशा में था, यानी मेष की लाल आकाशीय दिशा में। और इसका मतलब यह भी हो सकता है सकारात्मक पक्ष में, प्रकाश पक्ष में, शारीरिक रूपांतरण, उत्तम प्रवृत्ति और अत्यंत ऊर्जावान अनुभूति, अधिकतम पुनरुत्थान। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को बदलने में बहुत आसानी से सक्षम हो सकता है। तो ये वे क्लासिक उदाहरण हैं जो पूरी लगन से अपने शरीर पर काम करते हैं और शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और करते भी हैं। यानी ऐसे लोग जो सामान्य से लेकर सुपर एथलेटिक तक सब कुछ परिभाषित और 1 भी ग्राम चर्बी नहीं रखते। बहुत ही खेल कूद में माहिर, बेहतरीन शरीर की समझ। वहीं दूसरी ओर जिनकी स्थिति इतनी अनुकूल नहीं होती, वे पूरी जिंदगी 10-20 किलो वजन के साथ जूझते रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन यह सकारात्मक प्रभावों के कारण है जिससे स्थिति अनुकूल होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए यह सब स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक पक्ष में विनाशकारी और आवेगशीलता, हाँ, क्योंकि प्लूटो विनाशकारिता के लिए भी खड़ा है, मृत्यु और पुनर्जन्म के लिए भी। यानी या तो कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या से निकलकर नया जन्म लेता है या फिर वह खुद को नष्ट कर लेता है। और यहाँ यही खतरा है कि अगर यह ग्रह खराब स्थिति में है, अगर यहाँ कोई रुकावटें या अन्य परेशानियां हैं, तो व्यक्ति साल दर साल इस विनाशकारी राह पर जा सकता है। या फिर किसी प्रकार की जोड़ तोड़ शक्ति का दुरुपयोग, अत्यधिक उत्तेजना। हाँ, जब अत्यधिक उत्तेजना होती है, क्योंकि प्लूटो ऊर्जा का प्रतीक है, तो यहाँ भी कुछ रुक सकता है, क्योंकि मेष गर्मी आग का प्रतीक है। और जब ऊर्जा अधिक गर्म हो जाती है तो यहाँ रुकावटें आ सकती हैं, ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है, जैसे कि माइग्रेन, सिर दर्द। अब हम आगे बढ़ते हैं वृषभ की ओर। अगर तुम्हारा प्लूटो सिंबल यहाँ इस वृषभ खंड में है, इस 30 डिग्री के खंड में, तो तुम्हारा प्लूटो राशि वृषभ है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय ग्रह प्लूटो वृषभ की दिशा में था, वृषभ की हरी दिशा में। और इसका उज्जवल रूप यह हो सकता है कि अधिकतम रूपांतरण हो। मुझे लगता है यहाँ यह रूपांतरण का सबसे गहरा स्तर है, या कम से कम सबसे गहरा प्रसंस्करण जो शायद संभव है। क्योंकि वृषभ खुद ही बहुत गहराई से चीजों को संसाधित करता है और हर जगह सचमुच गहराई में उतरता है। आप इसे एक गाय के उदाहरण से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि उसके 4 पेट होते हैं और वह सब कुछ बहुत अच्छे से पचाती है। और वृषभ के साथ भी ऐसा ही है। वृषभ थोड़ा धीमा है, लेकिन वह इस पाचन, इस रूपांतरण में वास्तव में बेहद बेहद गहरा और अत्यंत गहराई से होता है। और अगर यहाँ प्लूटो भी अच्छी स्थिति में है, जो वैसे भी रूपांतरण का प्रतीक है, जैसा कि आप जानते हैं, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यह अधिकतम परिवर्तन की शक्ति है। और इसलिए निस्संदेह निरंतर परिवर्तन, हाँ ठीक है, सफल परिवर्तन की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह धीमा लेकिन निश्चित, गहरा और संपूर्ण होगा। और जो कुछ भी समझ में नहीं आता है या जो काम नहीं करता है, उसे फिर से देखा जाता है और 4 बार और पछाया जाता है, जब तक कि वह अंततः काम नहीं करता। हाँ, और निश्चित रूप से पैकेज में गहरी समझ भी शामिल है।
वहीं छाया पक्ष में संपत्ति अक्सर बंधन बन जाती है और आनंद में तीव्रता तथा गहराई की निरंतर तलाश करता है। और यहाँ यह प्लूटो के साथ और भी अधिक तीव्र हो सकता है, क्योंकि वह तीव्रता और गहराई का प्रतीक है। और वृषभ निश्चित रूप से यहाँ आनंद का विरोधी नहीं है। वास्तव में यह यहाँ स्पष्ट रूप से देखा गया है। उदाहरण के लिए स्वाद कलिकाएं भी प्रभावित हुईं। हाँ, स्वाद कलिकाएं बहुत अधिक विकसित होती हैं, यानी उसे सच में असाधारण रूप से अच्छा स्वाद आता है। वह इसमें सचमुच एक तरह की पूर्णता देखता है। हाँ, गहराई, यह इतना स्वादिष्ट है और यह मुझे इतना बड़ा आनंद देता है, क्योंकि वह इसे सच में महसूस करता है, क्योंकि इंद्रियां इसे इस तरह से ग्रहण करती हैं। और यही वह चीज़ है जिसे हल करना होगा। अगर ऐसा हो तो तब इंसान को इस प्रलोभन, इस आकर्षण, इस गहरे आनंद से खुद को बचाना चाहिए। क्या उसे सीमा से बाहर जाना चाहिए? क्या इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वह खुद को आंतरिक रूप से इससे भर ले? हाँ, तब सचेत रूप से इसका प्रतिकार करना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास मिथुन राशि है, जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ। और अगर तुम्हारा प्लूटो सिंबल यहाँ इस 30 डिग्री के हिस्से में है मिथुन राशि में, तो तुम्हारी प्लूटो राशि मिथुन है। और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो मिथुन की नारंगी दिशा में स्थित था। और सकारात्मक पक्ष में इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह छिपे हुए अदृश्य संबंधों को पहचानता है, क्योंकि प्लूटो रहस्यों, छिपी हुई चीजों यानी अधोलोक, अदृश्यता और उन चीजों के लिए भी खड़ा है जिन्हें आमतौर पर स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। और मिथुन, जो चतुर और मानसिक रूप से सतर्क तथा फुर्तीला होता है, वह निश्चित रूप से परतों के पीछे देख सकता है और उन छिपी हुई चीजों को भी देख लेता है जो सभी के लिए नहीं होती, स्पष्ट होती हैं, और वह उन्हें समझ भी सकता है, क्योंकि वह मानसिक रूप से इतना फुर्तीला और जागरूक है। ज्ञान के माध्यम से प्रभाव, परिवर्तन, कुशल संवाद। वहीं छाया पक्ष में शब्दों या सूचनाओं के माध्यम से हेरफेर, व्यंग्य या अत्यधिक आलोचना होती है। हाँ, वहाँ वह निश्चित रूप से प्लूटो के साथ, अगर वह प्रतिकूल स्थिति में हो, तो शब्दों के माध्यम से शानदार ढंग से हेरफेर कर सकता है। वह फिर हर चीज के हर पहलू को अपने हिसाब से मोड़ लेता है और शब्दों से हेरफेर करने में वह पूरी तरह से माहिर होता है। तो यह कर्क राशि का वह खंड है, 30 डिग्री का खंड, जिसके चारों ओर मैं माउस घुमा रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर तुम्हारा प्लूटो सिंबल यहाँ पर है तो तुम्हारी प्लूटो राशि कर्क है, अर्थात प्लूटो का चिन्ह कर्क राशि में स्थित है। और तब तुम्हारे जन्म के समय ग्रह प्लूटो कर्क की गहरे नीले दिशा में स्थित था, जो कि इस चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और इसका अर्थ हो सकता है उज्ज्वल पक्ष में रूपांतरण या गहरा परिवर्तन। भावनात्मक आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने भीतर बहुत गहराई तक जा सकता है, अपनी ही भावनात्मक दुनिया में, जो बहुत विविधतापूर्ण है और जिसे वह खुशी खुशी विविध रूपों में जीता है। और अगर यह अच्छी तरह से स्थित हो तो वह वहाँ तक अद्भुत तरीके से पहुँच सकता है और इसे रूपांतरण के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि प्लूटो के साथ यहाँ अच्छी स्थिति में उसे वहाँ तक पहुँचने का बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है। हाँ, और एक गहरी अंतर्ज्ञान। वहीं इसकी छाया पक्ष में आहत भावनाओं के कारण मन में द्वेष या प्रतिशोध की भावना आ सकती है, क्योंकि प्लूटो, हाँ, वह तो प्रतिशोध भी है। हाँ, और अगर कोई यहाँ किसी प्लूटो व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है, खासकर अगर उसका प्लूटो भी खराब स्थिति में है या अवरुद्ध है या उसमें प्रतिशोध की प्रवृत्ति है, प्रतिशोधी कार्यों की ओर झुकाव है, तो यहाँ ये बहुत अधिक बढ़ावा पाता है। और यहाँ बात भावनाओं पर आ जाती है। कर्क राशि के लोग, अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो वे इसे बहुत बुरा मानते हैं। हालांकि इसे भी आप बेहतरीन रूप से रूपांतरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए खासकर तनावपूर्ण क्षेत्र या अवरोध बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये रूपांतरण के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि अगर कोई तनाव या अवरोध न हो तो कुछ भी रूपांतरित नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यह परफेक्ट है।
अगर आप यह पहले देख लें या कुछ मेल खाता है तो आपके पास सीधा मौका है और आप तुरंत शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब इसे रूपांतरित करना है। मैं इस पर बहुत बुरी तरह प्रतिक्रिया करता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आखिरकार मेरे लिए सिर्फ एक दर्पण की तरह काम करता है, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ वह तो मेरे अंदर ही है, वह इसे मेरे भीतर ही उत्पन्न करता है ना? तो मैं ही हूँ जो यह महसूस कर रही हूँ। और हाँ बिल्कुल, और आप सीधे ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सिंह राशि के साथ आगे बढ़ते हैं, और यह वही क्षेत्र है जिसे मैं अभी माउस से घेर रही हूँ। ध्यान से देखो, और अगर तुम्हारा प्लूटो सिंबल यहाँ पर है तो तुम्हारी प्लूटो राशि सिंह है, और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो पीले रंग में था, सिंह दिशा में स्थित था, ठीक इसी स्थान पर। इसका अर्थ अन्य बातों के अलावा इसकी उज्ज्वल अवस्था में यह हो सकता है कि आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से रूपांतरण, जैसे कि आंतरिक संकट, आत्म साक्षात्कार और सच्ची रचनात्मकता के लिए एक प्रेरक शक्ति बन सकते हैं। हाँ, और एक चुंबकीय आकर्षण, और वह यहाँ निश्चित रूप से मौजूद है, क्योंकि सिंह तो वैसे भी हमेशा केंद्र में रहता है, चाहे वह चाहे या न चाहे, यह उसकी प्रकृति में ही है। और फिर प्लूटो के साथ, चुंबकीय प्लूटो के साथ, तो फिर सब कुछ उसमें चिपक ही जाता है। वहीं इसकी छाया पक्ष में यहाँ पर नार्सिसिज्म को बढ़ावा मिलता है। ये और भी कई मामलों में हो सकता है, जैसे कि विशेष रूप से, लेकिन अगर यह अच्छी परिस्थिति में न हो तो यहाँ इसकी संभावना या अवसर और भी बढ़ जाती है। विनाशकारी ड्रामा, अफेयर, और हाँ, यहाँ प्लूटो और सिंह के साथ, उदाहरण के लिए अगर स्थिति खराब हो तो हाँ, तो फिर शायद किसी साझेदारी में यह आसान नहीं होता दूसरे व्यक्ति के लिए, जाहिर है। हाँ, घमंड। तो चलिए अब हम कन्या राशि के साथ आगे बढ़ते हैं, और यह वही चिन्ह है जिस पर मैं अभी माउस घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा प्लूटो सिंबल यहाँ पर है तो तुम्हारी प्लूटो राशि कन्या है, और इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जन्म के समय ग्रह प्लूटो, जो एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, कन्या की नारंगी दिशा में स्थित था। और इसका उज्ज्वल पक्ष यह हो सकता है कि व्यक्ति बहुत गहराई से सोचता है, हाँ, बहुत ही गहराई से, इससे ज़्यादा गहराई शायद ही हो, क्योंकि कन्या वैसे भी बहुत विश्लेषणात्मक होती है, और यहाँ प्लूटो के साथ बौद्धिक रूप से भी बहुत सक्षम होती है। ये और भी अधिक गहराई में जाता है, बहुत अधिक तीव्रता के साथ। तो यहाँ बौद्धिक रूप से भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, और व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बहुत कुछ समझता है, बेहद जटिल और छिपे हुए संबंधों को भी, और एक उत्कृष्ट ऊर्जावान शारीरिक जागरूकता भी होती है। यहाँ कन्या और प्लूटो के साथ व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेता है कि शरीर में कुछ भी हो रहा है। वह खुद को बहुत अच्छी तरह से ठीक करना और खुद की मदद करना भी जानता है। ये वह बस प्लूटो की वजह से जानती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक उत्कृष्ट शारीरिक जागरूकता है। हाँ, यहाँ यह बिल्कुल आदर्श है। वहीं छाया पक्ष में जबरन की जाने वाली आदतें, न्यूरोटिक चिंताएं, यौन रूप से दबा हुआ संकोचपूर्ण व्यवहार, जबरन की जाने वाली आदतों या न्यूरोटिक चिंताओं में, क्योंकि प्लूटो जबरदस्ती, मानसिक दबाव और तीव्रता का प्रतीक है। हाँ, और कन्या राशि को नियंत्रण करना पसंद है, उसमें पूर्णता की प्रवृत्ति होती है। हाँ, और यहाँ यह संभव है कि कोई 10 बार वापस जाए ये जांचने के लिए कि ओवन बंद है या दरवाज़ा सच में बंद है या नहीं। हाँ, ऐसे ये टिक्स, ये न्यूरोटिक आदतें, टिक्स, ज़बरदस्ती की आदतें, बिल्कुल यहाँ प्लूटो के साथ ये बहुत बढ़ावा पाता है। और जब कोई व्यक्ति यौन रूप से दबा हुआ या संकोच से भरा हुआ महसूस करता है, यहाँ कन्या के विश्लेषणात्मक विचार अक्सर और अत्यधिक घुसपैठ कर सकते हैं, जैसे कि साल में कभी कभी अंतरंग कामुक शामों में भी सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठा हो। क्या कहीं 1 ग्राम फैट ज्यादा तो नहीं है? क्या सब कुछ सच में ठीक से सजा हुआ है? क्या घर पर्याप्त साफ दिख रहा है? हाँ, ये तो क्लासिक कन्या राशि के विचार होंगे। फिर ऊपर से प्लूटो की खराब स्थिति भी है,
और यही चीज इन संकोचों या दबावों की वजह बन सकती है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है। प्लूटो इसे और भी तीव्र कर देता है और मानसिक दबाव भी जोड़ देता है। हाँ, और इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ तुला का चिन्ह है, जहां मैं माउस से इर्द गिर्द घुमा रही हूं, और अगर तुम्हारा प्लूटो चिन्ह जैसे कि यहाँ मेरे उदाहरण में तुला में स्थित है, तो तुम्हारी प्लूटो राशि तुला है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो हरे रंग की तुला दिशा में स्थित था। और इसका अर्थ यह हो सकता है, खासकर सकारात्मक रूप में, कि परिवर्तन समझौते, सहयोग और संबंधों के माध्यम से होता है। यहाँ तुला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। जब वह समस्याओं या कठिनाइयों को देखता है, उनका विश्लेषण करता है और उन्हें हल करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इन्हें अपने भीतर हल करता है ताकि वह खुद के साथ शांति में रहे। और हाँ, वह इसका उपयोग अपनी स्वयं की विकास यात्रा के लिए करता है। वहीं नकारात्मक पक्ष में यह संबंधों या प्रेम संबंधों में निर्भरता, शक्ति के खेल जैसी चीजें ला सकता है। हाँ, ये ठीक वही स्थिति होगी जब यह अच्छी तरह से स्थापित नहीं होता है, तब वह इसे इस तरह नहीं देखता, बल्कि तब निर्भरता, शक्ति के खेल या इसी तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं। फिर हमारे पास यहाँ वृश्चिक है, जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ। और अगर तुम्हारा प्लूटो संकेत यहाँ इस 30 डिग्री के हिस्से में स्थित होता है, तो तुम्हारा प्लूटो राशि वृश्चिक है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो आकाश में लाल वृश्चिक दिशा में था। और इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उज्ज्वल पक्ष में संकट के माध्यम से रूपांतरण, कट्टरपंथी उपचार और आत्मज्ञान की क्षमता, पूर्ण सत्य, यह वास्तव में ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो सच में संकटों के माध्यम से आगे बढ़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर यह स्थिति अच्छी है, यानी वह चीज़ों को इस तरह मोड़ने में सफल नहीं होगा कि वह उन्हें यूं ही कालीन के नीचे छुपा दे और न देखे, क्योंकि वह सच्चाई से प्रेम करता है, वह झूठ से घृणा करता है, वह फरेब से घृणा करता है। और अगर ये सब उसके जीवन में है, तो उसकी प्रकृति के कारण उसे देर सबेर वहाँ देखना ही पड़ेगा। और चाहे यह कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल या कितना भी अत्यंत पीड़ादायक क्यों न हो, वह यहाँ वास्तव में देखेगा और इस संकट का सामना करेगा और फिर इससे और भी मजबूत होकर बाहर निकलेगा। और इसी वजह से इसे कट्टरपंथी उपचार भी कहा जाता है, क्योंकि वह इससे डरता नहीं है, वह अंधकार से नहीं डरता, वह कष्टों से नहीं डरता, वह इसके पार जाता है और ठीक वहीं से उपचारित होता है। और इसलिए फिर ये कट्टरपंथी प्रबोधन भी है, क्योंकि असल में बात इसी की है। आखिरकार बात यह है कि खुद की ओर देखना, अपने आप से ईमानदार रहना और जानबूझकर संकटों से गुजरना, क्योंकि इन्हें टाला नहीं जा सकता, हमें इनके पार जाना ही होता है। और वैसे भी अंत में तो ये किसी न किसी रूप में पीड़ा ही है, क्योंकि अगर आप अपनी बातों को नहीं देखते या ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब भी आप पीड़ित रहते हैं। लेकिन ये किस्तों में होने वाली पीड़ा है। आदमी खुद को भटकाता है, शायद कहीं चला जाता है, शाम को बाहर जाता है, शराब पीता है या कुछ और करता है ताकि उसे उस ओर देखना न पड़े। लेकिन फिर भी वह चीज बार बार किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाती है। आदमी धीरे धीरे पीड़ित होता है, धीरे धीरे, जबकि यहाँ वृश्चिक राशि में प्लूटो कहता है, नहीं ठीक है, तो मैं अब एक बार सही मायने में पीड़ा सहूंगा, मुझे इसका पता है और मैं इससे गुजरूंगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से फिर आत्मज्ञान भी मिलता है, क्योंकि ठीक ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर यह स्थिति आपके लिए अच्छी है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि और भी चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ यही है, लेकिन यहाँ आपके पास पहले से ही बहुत अच्छे मौके हैं। इसके विपरीत छाया पक्ष में जुनून के रूप में, विनाशकारी तीव्रता, अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति के रूप में और आत्मविनाश, हाँ, यह निश्चित रूप से दूसरी तरफ होगा। जैसे कि जब आप इसका उपयोग उपचार के लिए नहीं करते, बल्कि जब आप जानबूझकर खुद को ऐसी अत्यधिक पीड़ा में डालते हैं वास्तव में। हाँ, क्योंकि आप
इस संयोग के कारण आपके अंदर यह प्रवृत्ति होती है और आपको किसी न किसी तरह इस तीव्रता को जीना ही पड़ता है। और हाँ, तब आप सचमुच नर्क में होते हैं, उसमें जलते रहते हैं, और अगर आपको इसका पता न हो तो आप उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। हाँ, सच में वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दुख और पीड़ा में जीते हैं क्योंकि वे कहीं न कहीं खुद भी ऐसा ही चाहते हैं। उन्हें इसकी जरूरत होती है। उनके लिए यह उनके लिए अस्तित्व से जुड़ा है। वे इस तीव्रता, इस पीड़ा के बिना जी ही नहीं सकते अगर उन्हें इसका पता न हो। लेकिन अगर कोई जानता है तो वह निश्चित रूप से ऐसे विकल्प ढूंढ लेता है जो उसे आगे बढ़ने दें, जो सच में उसे रूपांतरित करें और ऊर्जा खर्च न कराएं, बल्कि इस ऊर्जा को मुक्त करें ताकि वह बढ़ सके। लेकिन इसके लिए जानना ज़रूरी है, इसके लिए सक्रिय रूप से कुछ करना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, और ये यहाँ वह चिन्ह है जिस पर मैं माउस से घुमा रहा हूँ। और अगर तुम्हारा प्लूटो चिन्ह यहाँ है तो तुम्हारी प्लूटो राशि धनु है, और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो हल्के नीले धनु दिशा में स्थित था। दरअसल इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उज्ज्वल पक्ष में परिवर्तन और रूपांतरण विश्वास के माध्यम से और आध्यात्मिकता के माध्यम से होता है। हाँ, क्योंकि धनु अडिग विश्वास रख सकता है, अच्छाई में विश्वास, जीवन में विश्वास, एक सकारात्मकता, एक उत्साह जो उसे हर संकट से निकाल देता है। वह अच्छाई में विश्वास करता है, वह जीवन की खुशियों को जानता है, वह उन्हें पहचानता है और वह अच्छे अंत में विश्वास करता है। और ठीक इसी वजह से धनु को भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि उसके अंदर खुद में और जीवन में इतना गहरा गहरा विश्वास होता है। वहीं नकारात्मक पक्ष में थक कर चूर हो जाने तक खुद को झोंक देना ऊर्जा की हानि है, और यही चीज धनु के लिए घातक साबित हो सकती है, खासकर जब प्लूटो भी इसमें शामिल हो। लेकिन उसके बिना भी, क्योंकि धनु सामान्यतः खुद को पूरी तरह से झोंक देने की प्रवृत्ति रखता है, और वह इतना ज्यादा करता है कि सचमुच गिर पड़ता है। वह खुद को आखिरी ऊर्जा की बूंद तक झोंक देता है, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है। उसके पास असाधारण रूप से बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ये वही विशिष्ट लोग होते हैं जो हर चीज का समन्वय कर सकते हैं, जो शायद काम में भी हर चीज का ध्यान रखते हैं। उनके पास बस एक समग्र दृष्टिकोण होता है और वे जानते हैं कि क्या करना है। और लोग भी इन व्यक्तियों के पास जाना पसंद करते हैं और सलाह मांगते हैं या पूछते हैं कि उन्हें यह कैसे करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को यह सब आता है। वह तुरंत समझ जाती है कि क्या करना है, और इसका नतीजा यह होता है कि यहाँ हमेशा मांग बनी रहती है, और इस व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि नहीं भी कहना है। यह उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। वे नहीं कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि दूसरों को सचमुच इसकी ज़रूरत है, और यह उन्हें अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक पुष्टि भी देता है। हाँ, वे कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हैं, और फिर वे नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं बुरा लगता है। वे खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं, और यहाँ उन्हें नहीं कहना चाहिए। उन्हें यहाँ एक सीमा खींचनी चाहिए ताकि वे खुद को बार बार न झोंकें, ताकि वे हमेशा अपनी सीमाओं से बाहर न जाएं। और ठीक यही करना ज़रूरी है, रुकना और कहना कि अब मैं अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करूँगा, और हाँ, और अब मैं खुद को और अधिक नहीं थकाऊंगा। क्योंकि जब वे यह कर लेते हैं तो यह उनके भीतर एक आंतरिक नाभिकीय संलयन जैसा होता है, और फिर वे इसे अपनी स्वयं की रूपांतरण प्रक्रिया के लिए अद्भुत रूप से उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि के साथ, और ये वही चिन्ह है जहां मैं अभी माउस घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा प्लूटो सिंबल यहाँ इस 30 डिग्री के हिस्से में है तो तुम्हारी प्लूटो राशि मकर है, और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो मकर राशि की बैंगनी दिशा में स्थित था, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है। और इसका अर्थ हो सकता है उज्ज्वल रूप में स्थायी और गहन परिवर्तन, रूपांतरण। ऐसी कोई व्यक्ति यह पहचान सकती है कि उसके पेशेवर या संरचनात्मक जीवन परिस्थितियां अब उपयुक्त नहीं हैं, और केवल छोटे छोटे बदलाव करने के बजाय वह व्यक्ति एक कट्टर लेकिन दीर्घकालिक पुनर्संरचना का निर्णय लेती है।
उदाहरण के लिए, पूरी तरह से किसी नए पेशेवर क्षेत्र में बदलाव करना, किसी दीर्घकालिक परियोजना की शुरुआत करना या अपनी जीवन व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप देना। यह परिवर्तन आवेग में नहीं बल्कि रणनीतिक, अनुशासित और स्थायी रूप से होता है। प्लूटो में पुरानी चीजों को तोड़ने की शक्ति होती है और मकर एक स्थिर और मजबूत आधार बनाता है। वहीं इसकी छाया पक्ष में बर्नआउट किसी एक चीज पर अत्यधिक फोकस और नियंत्रण की प्रवृत्ति हो सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के साथ। कुंभ राशि वह चिन्ह है जिसके चारों ओर मैं अभी माउस घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा प्लूटो चिन्ह इस 30 डिग्री के खंड में स्थित है तो तुम्हारी प्लूटो राशि वास्तव में कुंभ है। और इस स्थिति में तुम्हारे जन्म के समय प्लूटो कुंभ की बैंगनी दिशा में स्थित था। और इसका उज्ज्वल पक्ष यह हो सकता है कि समूहों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला जाए, गहराई के साथ भावनात्मक दूरी को जोड़ा जाए। यहाँ कुंभ राशि में प्लूटो में यह क्षमता होती है कि वह वस्तुनिष्ठ रूप से और साथ ही बहुत गहराई से विश्लेषण कर सके, बिना भावनाओं से अभिभूत हुए। इसका मतलब यह है कि वह बहुत बहुत गहराई से महसूस करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी खुद को उससे अलग रखने में सक्षम है। और यह वास्तव में एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि भावनाओं से खुद को अलग करना, खासकर गंभीर परिस्थितियों में, यानी जब हालात बहुत कठिन हो जाते हैं, तो यह बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है और फिर भी यह संभव होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमें अपनी भावनाओं के शासक होना चाहिए। हाँ, आदर्श स्थिति में चेतना को भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि इसके विपरीत। वहीं छाया पक्ष में भावनात्मक अलगाव, हाँ, वहाँ यह बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वहाँ सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है और फिर भावनात्मकता या विश्वास और नज़दीकी में समस्याएं अलग थलग कर दी जाती हैं। तो अब हमारे पास मीन राशि बची है और मीन का प्रतीक यह है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैं अभी माउस घुमा रहा हूँ। अगर तुम्हारा प्लूटो का चिन्ह इसी क्षेत्र में है तो तुम्हारी प्लूटो राशि मीन है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जन्म के समय, जब तुम इस दुनिया में आए थे, उस समय प्लूटो ग्रह हल्के नीले रंग की मीन राशि की दिशा में स्थित था, यानी प्लूटो उस समय मीन राशि के क्षेत्र में मौजूद था। और इसका मतलब यह हो सकता है, खासकर सकारात्मक रूप में, यह दर्शाता है मनोवैज्ञानिक गहराई और समझ। यहाँ दयालु, सहानुभूति रखने वाला, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से गहरा मीन मिलता है, गहरे गहन मनोवैज्ञानिक प्लूटो से, जो भावनाओं की गहराई को और भी अधिक बढ़ाता है। ये दोनों ऐसे क्षेत्रों के लिए सचमुच एकदम उपयुक्त हैं। तो ये बेहतरीन मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये लोग भीतर तक सबसे छुपे हुए कोनों में भी गहराई से देख सकते हैं। हाँ, और इस तरह वे अच्छी तरह से मदद भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फिर आध्यात्मिक परिवर्तनकारी शक्ति की बात करें। रहस्यमय उपस्थिति, तीव्र स्वप्न। दूसरी ओर छाया पक्ष कार्य करने में असमर्थता, शारीरिक प्रवृत्ति से अलगाव को दर्शाता है, क्योंकि मछली बहुत अलौकिक है, पृथ्वी से बहुत अधिक संलग्न नहीं है, स्वप्न लोक में अपना समय बिताना अक्सर पसंद करती है। और यदि प्लूटो भी यहाँ खराब स्थिति में है तो व्यक्ति वास्तव में शरीर की किसी भी धारणा से खुद को पूरी तरह से अलग कर सकता है, यानी शरीर को बिल्कुल भी महसूस न कर पाना। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी पर हैं और यही मछली की, विशेष रूप से मीन राशि में प्लूटो की भी जिम्मेदारी है कि हमें यहाँ सांसारिक मामलों से निपटना चाहिए और इसी दिशा में अधिक काम करना चाहिए। तो अब हम सभी 10 ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं और अगली कड़ी में हम पहलुओं के बारे में बात करेंगे, उन 5 मुख्य संबंधों के बारे में जिनकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम जान सकें कि ऊर्जाएं कैसे प्रवाहित होती हैं। ये हैं संयोजन, सेक्सटाइल, वर्ग, त्रिकोण और विपक्ष। बिल्कुल, और इन्हें हम अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो मैं कहूँगी अगली कड़ी तक के लिए अलविदा। तब तक अपना ख्याल रखना। चाओ चाओ।